दोस्त आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे। 1 मिनट आप रुकिए। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जरूरी नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वीडियो है। यह जो आपका वीडियो है ये आपके जिस भी ब्रांच में आपका मैकेनिकल हुआ या सिविल हुआ या इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, किसी भी ब्रांच में जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपकी बुक्स हैं, चैप्टर हैं, यहाँ पर उसको आपको इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इन सब्जेक्ट को जब आप ये सब्जेक्ट आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आप सभी के चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं, जुड़े हुए हैं, सभी आपके पूर्ण हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके उन चैप्टर्स को नहीं देखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा। मैं उन चैप्टर्स को भी इंक्लूड करूंगा, बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल जो आपकी जैसे जनरल इंजीनियरिंग फर्स्ट है उनको भी अच्छे से आपको पूरा एक चैप्टर से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपलोड किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके लिए जो आपके जनरल इंजीनियरिंग फर्स्ट में है इसके बहुत से टॉपिक आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 से वीडियो देखते रहें। आप भी और आपके दोस्त जो भी हैं जिस ब्रांच से हैं, अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी बुक्स है तो इन सभी चैप्टर्स को देखें। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपकी है ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो है, लेकिन आपकी इसमें भी ये सभी चैप्टर्स इंक्लूड है। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं। ये आपका पार्ट 1 है दोस्त। उसके पहले आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से ये पहला वीडियो इसका है, जीरो से एडवांस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। मैं जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया कि आपको इस टाइप से पढ़ाया जाएगा कि यहां पर आपको 50% से अधिक अभी के अभी इसी वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हम बताएंगे अभी के अभी 50% आपको याद हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक वीडियो को देखकर क्लियर एक एक पॉइंट आपको समझना है। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले वीडियो। और दोस्त फिर से कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट है, तो बहुत ही अच्छे से डीपली के साथ इसको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जो स्टार्ट होते हैं वो पहले फार्मूले की ओर चलते हैं और पहले डिफिनीशन की ओर चलते हैं। तो पहला आपका आता है विद्युत धारा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद्युत धारा, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है ये सब आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहां पर पहला आता है आपका विद्युत धारा, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब आइए हम पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। कहते किसे हैं विद्युत धारा, हो सकता है ये आपको मालूम हो, लेकिन मेरा यहां पर कर्तव्य है कि आपको एक एक पॉइंट वाइज बताते चलना है। ठीक है, तो कहते हैं दोस्त विद्युत धारा उसे जब किसी चालक में या कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब कैसे आप समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन? दोस्त समझिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये ए बी इसकी लेंथ है। ठीक है, ए बी एक कंडक्टर है, लेंथ आपका एल है, कुछ भी आपको लेंथ दिया गया है, अर्थात आपका ए बी एक कंडक्टर है। तो उसमें उस कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। आप दोस्त जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें मैक्सिमम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपका आता है क्या, अर्धचालक, जिसे आप सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसमें कुछ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कुचालक जिसे होता है उसमें आपके बहुत ही कम, कह सकते हैं नगण्य, लगभग नेग्लिजिबल आपके जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेग्लिजिबल होते हैं, अर्थात उसमें ना के बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं जो आपका कंडक्टर होता है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही उसमें करंट फ्लो होती है। तो आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक विद्युत धारा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर कहें, या फिर आप कह सकते हैं आवेश की प्रवाह की दर को भी आप कहते हैं क्या, विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल आपको यहां पर समझना है, फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपान टी। I इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी, जिसे आप विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये होता है फार्मूला। इसे दोस्त किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला डिफिनीशन, दूसरा इसका क्या, इससे किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, अर्थात इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू क्या है, यहां पर आवेश है, टी क्या है, यहां पर टाइम है।
देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये अभी यहाँ पर हम इतने पॉइंट्स से आपको समझा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट्स जो बता रहे हैं तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं इतना क्यों यहाँ पर डीप बता रहा हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि अब अगर आपका बेसिक का मतलब है अभी से ही एक पॉइंट को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप जब कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ लगा सकेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें और समझते रहें। ठीक है, पहला वीडियो है, क्लियर समझिए, उसके बाद आपके आगे इसी प्रकार मिलता रहेगा। देखिए आई इक्वल टू क्यू अपान टी हो गया, एम्पियर मात्रा हो गया। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसमें? कंडक्टर में। ओके, अब नेक्स्ट आपका डिफिनीशन आता है रेजिस्टेंस। मैं आपको बताना चाहूंगा इन सभी का पीडीएफ आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इन सभी का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। देखिए जरूरी नहीं आप पीडीएफ को पढ़कर आप समझ सकेंगे, किसी की नोट्स को पढ़ने के लिए जरूरी होता है कि पहले उस टीचर से या उस दोस्त से अपने पढ़ना, फिर उसके पीडीएफ को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो पहले आप इसको पॉइंट वाइज समझते रहिए। तो दोस्त यहां पर क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? दूसरा डेफिनेशन, तो किसी भौतिक पदार्थ के उस गुण को जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, कोई कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस आप कैसे समझेंगे? देखिए कोई चीज अपने से आप इमेजिन करिए, समझिए चीजें क्या हो रही हैं। तो क्या होता है, जो कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। करंट जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उनके कारण जो करंट हो रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो एक प्रकार से क्या जो गुण है, जो आपकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, वही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है, आवेश को फ्लो होने से रोकता है। इसी रोकने की गुण को ही, प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर। तो आपको याद रखना है कि किसी भौतिक पदार्थ के उस गुण को जो उसके इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह की रुकावट उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपका होता है ओम। याद रखें, क्या होता है मात्रक? ओम होता है इसका मात्रक। देखिए अभी यहां पर ये प्रारंभ से चल रहा है तो आपको एक एक पॉइंट समझना होगा, फिर उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर आगे भी डिनोट किया जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट आपका आता है विभवांतर। देखिए विभवांतर दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। विभव में अंतर, आपको यहां पर इससे ही पता लग रहा है, विभव में अंतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक में विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किए गए कार्य तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं। सिंपल आपको समझना है, क्या होता है आपका? होता है V बराबर W अपान Q। ये होता है आपका फार्मूला। क्या होता है? V बराबर W अपान Q। तो आपका दोस्त इसको कैपिटल स्मॉल v से या कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। ओके, देखिए क्या होता है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, ए बी एक कंडक्टर है। इसमें क्या है, यहां पर आपका कुछ आपका विभव है। ठीक है, विभवांतर अंतर का मतलब यहां पर आपका प्लस क्यू है, यहां पर आपका माइनस क्यू है। या आपका कुछ भी दिया गया है, ए पर कुछ दूसरा विभव है, बी पर कुछ दूसरा विभव है, तो इन दोनों विभव में कितने का अंतर है? मान लीजिए हम यहां पर एक कंडक्टर लिए हैं और ये ए सिरे पर और बी सिरे है। ठीक है, ए सिरे पर 10 कूलाम आवेश है, बी सिरे पर 20 कूलाम आवेश है। तो इनमें कितना विभव में अंतर हुआ? ये आवेश आपका मतलब विभव दिया गया, तो कितना अंतर हुआ? 10 का अंतर हुआ। तो वही चीज आपको यहां पर डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला? आपका मिला 10। तो ये चीज ये कह रहे हैं कि किसी चालक में विभव आवेश के एक सिरे से, मतलब यह अगर हम ए से बी सिरे की ओर जा रहे हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ले जाने के लिए किसी चालक में जो आपका आवेश है अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसको एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने के लिए जो आप कार्य करते हैं, जो कार्य किया गया तथा आवेश की मात्रा, जिस आवेश को आप ले जा रहे हैं उसकी मात्रा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आप कहते हैं विभवांतर, जिसे आप कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और सदैव ध्यान रखिए दोस्त, इसका फार्मूला आपको तो हमने बता दिया, V बराबर W अपान Q। एक चीज याद रखिएगा सदैव कि ईएमएफ जो होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सदैव विभवांतर से आपके बड़ा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है उससे बड़ा होता है कौन? आपका ईएमएफ। क्यों दोस्त? आप सिंपल समझिए, अगर एक आपकी बैटरी है, ठीक है, कोई बैटरी है तो उसमें हानि के कारण वो आपका कम होता है। समझिए बात को, कोई बैटरी है तो उसमें क्या होता है? पहले उसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ होता है जब आप बैटरी के द्वारा कहीं सप्लाई देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, सर्किट में कहीं पर ऐसे लॉसेस होते हैं तो जो आपका जिस इक्विपमेंट में आप सप्लाई दे रहे हैं तो वहां पर क्या मिलता है, वहां पर कम सप्लाई मिलता है। जो आपका विभवांतर होता है, विभव होता है, तो विभवांतर क्या हुआ, वोल्टेज जो आपको प्राप्त होता है विभवांतर, वो आपका क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए आपको सदैव ध्यान रखना है जो बैटरी से आप देते हैं वो आपका कम होता है, बैटरी से जो देते हैं वो ईएमएफ होता है वो कि आपका ज्यादा होता है और विभवांतर आपका कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, मतलब कंपटीशन लेवल पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो वोल्टेज डिफरेंस से कम होता है या ज्यादा, तो आपका सदैव ध्यान रखना है सदैव आपका ज्यादा होता है। ओके, विभवांतर का यूनिट जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्त, वोल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है क्या, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है यहां पर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और विभवांतर में, तो इसको आप समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। अर्थात विभवांतर का आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों का जो यूनिट होता है सेम होता है, अर्थात वोल्ट होता है। बट डिफरेंस इतना है कि वहां पर क्या है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में उसका मतलब है कि V बराबर W अपान क्यों होता है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में जो कार्य किया जाता है तथा उस आवेश के अनुपात को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब V बराबर W अपान Q, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। नेक्स्ट आपका यहां पर हमने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि विद्युत वाहक वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करता है, उसे यूनिट भी मतलब इसका जो होता है वोल्ट होता है। सिंपल सा है, मतलब आपको ये कहना है कि कोई बैटरी है तो बैटरी में क्या होता है, ईएमएफ होता है। बैटरी में क्या होता है, ईएमएफ होता है। कैसे दोस्त, जब आप सप्लाई देते हैं किसी कंडक्टर को, जब सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजने के लिए प्रेस करता है, अर्थात कह सकते हैं ये एक प्रकार से प्रेशर का काम करता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ वो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये गति प्रदान करता है। अगर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कम होगा तो ईएमएफ आपका कैसे, वहां पर जब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात ईएमएफ कम होगा तो आपका जो वोल्टेज होगा वो और ही कम होगा। इसलिए आपका सदैव ध्यान रखिए ईएमएफ जो होता है आपका बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो सदैव ज्यादा होता है। ठीक है, बैटरी हो या किसी चीज की हो, लेकिन ईएमएफ सदैव पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है उससे ज्यादा होता है। इसका फार्मूला होता है दोस्त ईएमएफ बराबर W अपान Q। सेम उसी प्रकार इसका फार्मूला होता है, डिफरेंट इतना है कि ये बैटरी का होता है और वो आपका सप्लाई पर जब लग जाता है तो आपका वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, इसका भी आपका मात्रक होता है वोल्ट, और एक आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। क्यों, आपका कार्य क्या हो गया, जूल, और आपका आवेश का जो हुआ वो कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दोस्त पावर। अब पावर क्या होती है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप बहुत पहले से इसको पढ़ चुके होंगे। तो कार्य वही होता है, जितनी आपके पास शक्ति होगी उतना ही आप कार्य कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपका क्या होगा, W अपान Q, इसका फार्मूला होता है P बराबर W अपान Q, और W का होता है जूल और इसका होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, यूनिट। ठीक है, अब एक आपका नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देख लीजिए, हमने अभी जस्ट आपको जो बताया वही चीज आप समझ लीजिए। ये कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध है देख लीजिए। देखिए यहां पर ईएमएफ इक्वल टू लिखा गया है विभवांतर प्लस विद्युत जनित्र या बैटरी में हुई वोल्टता हानि। अब हमने अभी जस्ट आपको बताया जब आप ईएमएफ देते हैं, जो सप्लाई आप देते हैं, तो आपका विभवांतर रहता है प्लस जो सर्किट है उसमें वोल्टेज में क्या हो जाता है, वोल्टेज लॉसेस होता है, उसके कारण आपकी हानि जो होती है वो ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, विभवांतर इक्वल टू होता है, ये विभवांतर इक्वल टू क्या हुआ, अगर आप फार्मूला लिखने चाहते हैं तो ये भी आपका होता है, आपको पता होगा दोस्त, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस I इंटू R। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो E क्या होता है, यहाँ पर ईएमएफ होता है, V क्या होता है, विभवांतर होता है, और I इंटू R ये क्या होता है, ये वोल्टता हानि अर्थात वोल्टेज लॉसेस होता है। ठीक है, तो वोल्टेज लॉसेस कितना है, I इंटू R। यही हानि होने के कारण आपका V का मान E से सदैव कम होता है। तो E इक्वल टू V प्लस I इंटू R। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे आता है दोस्तों प्रतिरोध के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपको समझना है।
देखिए प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध हमने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है या ऐसा गुण जो होता है वही आपका प्रतिरोध होता है। अब इसका नियम ये कहता है, ये किसके पर डिपेंड करता है, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए दोस्त, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करेगा। पहला पॉइंट आपका आता है कि प्रतिरोध चालक की धातु पर निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध जो है आपका कैसा धातु है। पहली बात है प्रतिरोध आपका कैसा धातु है, अर्थात आपका कैसा है, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, कौन सा धातु है, ये डिपेंड करेगा आपकी धातु की प्रकृति पर। ओके, तो पहला पॉइंट है प्रतिरोध डिपेंड करता है धातु। जैसा आप जानते हैं दोस्त, चांदी आपका है तो क्या है, वो ज्यादा आपका मतलब वो चालक में सबसे बेटर है, ठीक है। और भी जो है कॉपर से मतलब वो बेटर है, उसके बाद भी कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी हैं, बट आपका क्या है, चांदी आपका उससे बेटर है। इसलिए आपका क्या, ये डिपेंड करेगा धातु की प्रकृति पर या धातु पर। ओके, आगे दोस्त आप कहते हैं प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वो चालक के तापमान पर निर्भर करता है। आपको पता होना चाहिए दोस्त, जो आपका टेम्परेचर होता है वो प्रतिरोध को बढ़ा देता है। अगर आप कंडक्टर की बात करें तो चालक है और उसका अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R=R0 1 + अल्फा × डेल्टा टी, ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये सभी आपको आगे बताया जाएगा, यहां तो आपको हम मेन पॉइंट्स अभी बता रहे हैं। अभी आपका ये ताप पर क्या निर्भर कैसे करता है, ये सभी फार्मूले आगे बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का अगर ताप बढ़ेगा तो इतना याद रखिए, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, आगे क्या दिया गया है, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, जो आपका होता है वो लेंथ, मतलब R समानुपाती L का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लेंथ, कंडक्टर है आपका, इसकी लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, यहां पर अगर आप कोई लंबा वायर लेते हैं तो उसमें उतना ही रेजिस्टेंस होता है, कम लंबा रहेगा तो कम रेजिस्टेंस, अर्थात R समानुपाती L का मतलब लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। ओके, आगे देखिए दोस्त, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती का मतलब यहां पर क्या है, इसके विपरीत होता है। अर्थात जैसे आपका लिखा है A, तो आपका क्या होता है, ये 1/A ऐसे मान सकते हैं। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपका क्या होता है, जैसे ये आपको दिया गया है, देख लीजिए, R समानुपाती 1/A, ठीक है, R समानुपाती 1/A, इसका विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती जो मतलब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हुआ, ये आपका कंडक्टर है तो ये जो आपका होता है लास्ट सिरे जो होते हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ये लेंथ होती है, इसका लेंथ हम L मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल A हो गया। तो ये आपका जो साइड होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपका होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ध्यान दे दीजिए फिर से आप दोस्त, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, अर्थात जितना मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सदैव ध्यान रखिए, जितना मोटा तार उतना रेजिस्टेंस कम। क्रॉस सेक्शन एरिया जो बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R व्युत्क्रमानुपाती 1/A जो दिया गया है। अब क्या करते हैं, हम आपको ये वाला दिखा और ये वाला दिखा, दोनों को क्या करना है, एक साथ लिख देना है। जब एक साथ आप लिखेंगे तो R समानुपाती L/A लिखेंगे। अगर दोस्त आपको ये लिखने के बाद आपको यहां पर क्या आगे प्रोसेस होना चाहिए, आपको ये चीज पता होगा कि जब समानुपाती का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद इक्वल लिखते हैं। अगर आपको ये समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट लिखना होगा। तो इस कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, वो आपका होता है R बराबर रो इंटू L/A। रो क्या होता है, इसको आप देख लीजिए, देखिए क्या होता है, R समानुपाती L/A, तो इसे लिखेंगे तो आ जाएगा आपका R इक्वल टू रो/L, ठीक है। तो यहां पर यह चीज समझना जरूरी है, ये आपका होता है दोस्तों प्रतिरोधकता। अब देख लीजिए, एक एक चीज को समझ लीजिए। पहला आपको क्या याद रखना है, फिर से एक बार सुन लीजिए आप हमारी बातों को। प्रतिरोध जो आपका होता है, प्रतिरोध के नियम, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है,
पहले देख लीजिए, पहला पॉइंट है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, दूसरा है तापमान पर, तापमान ज्यादा तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा और तापमान कम तो रेजिस्टेंस कम। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। लेंथ अगर कंडक्टर की ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ की कम है तो रेजिस्टेंस कम। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया, मतलब 3 पॉइंट हमने आपको बताए। अब अगला है तो दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस सदैव क्या होगा, ज्यादा होगा। इस चीज को आप सदैव ध्यान रखिए कि इनवर्सली होता है। अभी आप फार्मूले को और डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है, इन सभी को नहीं याद रखते हैं तो इस फार्मूले को आप याद रखें, सभी को लिख सकेंगे। डायरेक्ट इसी फार्मूले को याद रखिए। क्या करिए, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओके, क्या हुआ, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आप जब इसे याद रखेंगे तो आप यहां पर देख लीजिए, जब आर एल के ऊपर है तो जो आपका आर दिख रहा है, एल जो स्मॉल एल आप देख रहे हैं वो क्या है, वो ऊपर है, तो मतलब क्या है, समानुपाती है। तो मतलब अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस, ठीक है, और ए क्या है, नीचे है, तो मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है। और रो क्या हुआ, इसके आपके प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। जैसा कंडक्टर मतलब जैसा आप मटेरियल लेंगे वैसे उसकी प्रतिरोधकता होती है। तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, आर रजिस्टेंस है, रो प्रतिरोधकता है, एल कंडक्टर की लेंथ है, ए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। आशा करते हैं आप बिल्कुल ये क्लियर समझ गए होंगे कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अगर आपको अब भी यहां पर कुछ भी नहीं क्लियर तो वीडियो को पीछे करिए और एक बार और सुनिए, या आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वहां भी आप इसको देख सकेंगे। देखिए आगे क्या होता है, आयतन प्रतिरोधकता होती है। अभी मैं प्रतिरोधकता भी बताऊंगा, उसके पहले आप आयतन प्रतिरोधकता क्या होती है ये देख लीजिए। देखिए दोस्त, जैसे ही आपको हमने बताया रो क्या होती है आपकी, ये प्रतिरोधकता होती है। आयतन प्रतिरोधकता का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, ये आयतन में जो प्रतिरोधकता होगी उसे ही आयतन प्रतिरोधकता कहेंगे। वैसे आप जानते हैं आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल। वी इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एल इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त। वी इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू ए, आयतन इक्वल टू लंबाई इंटू क्षेत्रफल। ओके, आगे दोस्त आपका क्या होगा, आर इक्वल टू आपको दिया गया है रो इंटू एल बाई ए। तो आर इक्वल टू रो, आपने ये फार्मूला अभी जस्ट पढ़ा जो ऊपर हमने बताया, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो आपको करना क्या है, आप जो एल देख रहे हैं यहां पर ऊपर एक एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे एक एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा आपका ए इंटू एल का मतलब है क्या हुआ, वॉल्यूम। क्यों, ए इंटू एल क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है दोस्त, अभी हमने जस्ट बताया आपका क्या होता है, कैपिटल वी होता है अर्थात वॉल्यूम होता है। तो रो इंटू एल स्क्वायर बाई वी हो गया। और दोस्त जब ये हो गया तो आप इसे को लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकेंगे आप ध्यान दीजिए, आगे क्या लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को रो इंटू वी बाई एल ए स्क्वायर कैसे लिख दिया गया, हम यहां पर देख सकते हैं कि जो एल है यहां पर एल को वी जो आपका होता है आयतन होता है, एक एल से ऊपर और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एल से सिंपली आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे एक एल से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एल क्यूब हो जाएगा। तो एल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वी क्यूब। एल क्यूब को मतलब कैपिटल वी वॉल्यूम लिख सकते हैं, और वी इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, आयतन इंटू क्षेत्रफल। आयतन इंटू जो लंबाई है वो आप लिख सकेंगे क्या, यहां पर ए स्क्वायर, आयतन इंटू क्या होगा, लंबाई है। और दोस्त आयतन इंटू लंबाई में कितने क्षेत्रफल होंगे, 2 क्षेत्रफल। तो आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू वी बाई ए स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहां पर जीरो से एडवांस इसलिए बोल दिया दोस्त कि आपको कुछ एडवांस भी चीजें बताई जाएंगी जो आपके आगे कंपटीशन या आपके अच्छे नजर से देखा जाए तो कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। आपने प्रतिरोधकता तो पढ़ ली लेकिन आयतन प्रतिरोधकता क्या होती है ये नहीं पता होता, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसकी हम डिफिनीशन आपको बता देते हैं, आयतन प्रतिरोधकता होती क्या है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है यदि उस चालक का आयतन स्थिर हो। मतलब ये तो आपको बता रहे हैं, ये पॉइंट है इसमें कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। वर्ग सीधे के समानुपाती का मतलब उसकी लंबाई क्या है दोस्त, यहां पर जैसे एल स्क्वायर देख रहे हैं तो ये क्या है, अगर वी को हम कांस्टेंट कर दें, इनका कहने का मतलब यही है यदि आयतन स्थिर रहे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, एल स्क्वायर। इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन कहें या फिर आपके सेमेस्टर में कहें वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आर समानुपाती एल स्क्वायर तब होता है जब आपका आयतन यहां पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, ये डिफिनीशन जो कहता है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के
वर्ग के समानुपाती होता है यदि उस चालक का आयतन स्थिर है। तो हमने आपको एक बताया कि जब आपका यहां पर आयतन स्थिर था तो एल स्क्वायर के यहां पर समानुपाती था, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आपका आयतन कांस्टेंट होगा तब आपका क्या होगा, ए जो आपका वर्ग होगा ए स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a², ठीक है। आपने अभी जस्ट जो फार्मूला पढ़ा था वो आर समानुपाती एल एक पढ़ा था, एक आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a पढ़ा था। तो ये दोनों आपने तो पढ़ा था, लेकिन यहां पर एल स्क्वायर पढ़ रहे हैं और यहां पर ए स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जहां एल था वहां स्क्वायर हो जा रहा है, जहां ए था वहां ए स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन यहां पर जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब स्थिर होगा और वहां पर क्या होगा, तब आपका मतलब एल स्क्वायर और ए स्क्वायर के समानुपाती होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर एल स्क्वायर और ए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती और एल स्क्वायर के समानुपाती होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर आपका एल के समानुपाती होगा और ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आगे दोस्त आता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसी का नाम ही, दोनों एक ही नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध कहें या प्रतिरोधकता कहें। तो इसके हम नीचे वाली डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि किसी इकाई के घन के विपरीत फलकों के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वही उस घन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। इसका कहने का मतलब है कि कोई अगर घन है, ठीक है, कोई घन है तो उसका कह रहे हैं कि एक इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच में, ये आपका क्या हुआ, एक फलक ये हुआ, एक फलक ये हुआ, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वही उस घन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल आपको यह भी कह सकते हैं किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के तुल्य होती है जिसकी लंबाई 1 इकाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग हो। अर्थात कैसे दोस्त, आपको फार्मूला पता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। इस रो को हम क्या लिख सकते हैं, इस रो को लिख सकते हैं R इंटू ए बाई एल। क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, रो इक्वल टू आप लिख सकते हैं R इंटू ए इंटू एल, R इंटू ए अपान एल। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप देख लीजिए, ये लिख सकते हैं दोस्त। इसी में कह रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो रो है उस पदार्थ के तुल्य होती है जो जिसकी लंबाई 1 हो, मतलब जिसकी लंबाई 1 इकाई हो तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी आपका 1 हो। जब ये 1 हो जाएंगे तो वो क्या होगा, वो उसके प्रतिरोधकता उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, वही आपकी प्रतिरोधकता कहलाती है। इनका कहने का डेफिनेशन ये है। तो ये आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का आप डेफिनेशन बताइए। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, फार्मूला आपका होता है रो इंटू आर इंटू ए इंटू बाई एल होता है। ओके, इतना आपका फार्मूला होता है। तो इसमें ए को और एल को कांस्टेंट मतलब 1 करना है और इसके डेफिनेशन को एग्जैक्टली इसी प्रकार लिख देना है। पीडीएफ मिलेगा, आप इसको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक दोस्तों यहां पर अब लास्ट ये है कि रो जो आपका रजिस्टिविटी होती है ये कठोर अर्थात हार्ड ड्रॉवन कॉपर जो होता है उसके लिए कितनी होती है, ये आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हार्ड कॉपर जो आपका होता है, हार्ड ड्रॉवन कॉपर जो होता है, कठोर खींचे तांबे तार जो होते हैं उनका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्थात 20 डिग्री ताप पर उसकी जो रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है 1.732 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर होती है। कितना, 1.73 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर होती है। ये किसकी होती है दोस्त, आती है पीडीएफ की बात। तो दोस्त आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आसानी से इन सभी का पीडीएफ पाइए। तो दोस्त क्या करना है, सिंपल आपको, हमारे चैनल का नाम है करंट स्टडी, तो आपको सिंपल वहां पर जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना है करंट स्टडी। लेकिन ध्यान दीजिएगा करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखना है, दोनों को एक साथ, मतलब यहां पर स्पेस बिल्कुल नहीं रखना है। टी के बाद जस्ट आपको एस लिखना है और TUDY लिखकर वहां पर सर्च करना है, और सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकेंगे। वहां पर आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपका यहां पर आपको वहां पर नहीं मिल पाता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे और देख सकेंगे। एक बात कहना चाहेंगे, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको यह फायदा रहेगा दोस्त कि जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आसानी से वहां पर मिल जाएगा। हो सकता है कभी मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ना दे पाऊं तो आपको भूल से हो सकता है, लेकिन आप टेलीग्राम पर ज्वाइन रहेंगे तो आपको वहां पर जरूर आसानी के साथ पीडीएफ मिल जाएगा।
तो आप टेलीग्राम का यूज करते हैं तो आप आसानी से साथ जाकर उसको जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ इन सभी का पाएं। चैप्टर वाइज सभी पीडीएफ अपलोड किए जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिए ही, और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप तो सब्सक्राइब करिए ही, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी ये इस बार सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे मैं सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है फरवरी से विधिवत पूर्व आपसे यहां पर जो क्लासेस है चला सकूं। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि 26 जनवरी के बाद से आपकी जो सब्जेक्ट है सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद मैं आपको डेट बता दूंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सभी आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो तो लाइक करिए ही, साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।